आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू प्लस साइन फाई टू। लास्ट क्लास में ना यहाँ तक हमने करा था। हम इसके बाद आगे देखेंगे। आगे ना इसके जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस समझने वाले हैं। कैसे केस नंबर 1 है, तो इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर। अब ये बोल रहे हैं इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये जो कंडक्टर है ना हमारा एक्स वाई, ये बहुत मतलब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और ये जो पॉइंट पी है ये लगभग इसके मिडल के पास ही आ रहा है, मतलब ये वायर के मिड पॉइंट पर लगभग उस पर पहुंच रहा है ये पॉइंट, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है पॉइंट पी। पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि जब ये पॉइंट पी, अच्छा अगर मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं और हम धीरे धीरे बिल्डिंग के नज़दीक जाते जाएँ तो हमारी गर्दन ऐसे ऊपर उठती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। तो जब ये पॉइंट के नज़दीक आता चला जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। मोरोवर आपने एक काम और करा, इस वायर की भी लेंथ बढ़ा दी। कितना बढ़ा दिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो ये जो एंगल है, ये एंगल लगभग खुलते ये 90 डिग्री को ही अप्रोच करेगा। जब वायर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये जो एंगल है फाई टू, ये भी 90 डिग्री को अप्रोच करेगा और जो फाई वन है ये भी 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर यही है, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर, देन फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। फाई वन फाई टू दोनों इक्वल होंगे और लगभग पाई बाई टू के बराबर हो जाएंगे। जब वो पाई बाई टू के बराबर होंगे तो हमारा जो केस 1 है, ये स्पेशल केस 1 है, तो इसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, ये भी पाई बाई टू मतलब ये भी 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, 1 + 1 = 2। तो d इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 समझ गए, ये भी 1 और ये भी 1, 1 + 1 = 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो गई। उसके बाद फिर अगला देखते हैं। अगला है केस सेकंड, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर कंडक्टर एक्स वाई ये तो बहुत लंबा हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, ठीक। अच्छा बट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई और एक्स। ये जो पॉइंट पी है या तो वाई के नज़दीक लाई कर रहा है या फिर एक्स के नज़दीक लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि if the conductor x y is infinitely long but the point p lies near the end y or x, then phi 1 is equal to 90 degree and phi 2 is equal to 0 degree। ये कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को x से ज्वाइन करूँगा, इस वाले पॉइंट को x से ज्वाइन करूँगा, तभी तो मैं ये बताऊँगा कि बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि हमने पॉइंट p पर एंगल निकाला, तो हमने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यहाँ पर, तो एक लाइन तो ये होगी परपेंडिकुलर वाली, और फिर देख रहे हैं कितना खुल रहा है। अब आप इस पॉइंट पी को उठाकर एक्स पर ही लेकर आ गए, बिल्कुल एक्स के नज़दीक। तो यहाँ से आपने यहाँ परपेंडिकुलर भी डाल दिया, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर भी डाल दिया, और ये पॉइंट भी यहीं पर है, तो यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन तो हो ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा है ना एंगल। जब तक दो लाइन्स खुलेगी नहीं तब तक बीच में एंगल कैसे बनेगा। तो हमने इसको यहीं पर रख दिया, तो यहाँ वाला एक एंगल जो कि फाई 1 था, वो फाई 1 तो खत्म हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ वाला एंगल, तो हम ये कहेंगे कि हाँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और फिर जब उसको ऐसे खोलेंगे इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ जा रही है, तो वो 90 डिग्री बन जाएगा, समझ गए। अच्छा यहाँ पर जो केस 1 था उसमें था मिड पॉइंट, तो जब मिड पॉइंट है तो जितना एंगल यहाँ पर खुलेगा उतना ही एंगल यहाँ पर खुलेगा, तो दोनों में 90 डिग्री ले लिया था। अब एक को बिल्कुल यहाँ चिपका दिया। अच्छा अगर यहाँ पर चिपका देंगे तो ये फाई 2 वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने ये बोला है कि इफ़ द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई और एक्स, देन फाई 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाई 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो दोनों में से एक 90 डिग्री हो जाएगा और एक 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा सर, जो फर्स्ट केस है तो मिडल दी कंडक्टर, मतलब हमने क्या करा कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को हमने कहाँ रखा
एक्स वाई की जितनी भी लेंथ है, इन्फिनिटी लेंथ है, उसके आधे पर मिड पॉइंट पर रखा है एग्जैक्टली। तो मिड पॉइंट पर रखेंगे तभी अब ये कहेंगे कि इधर का एंगल भी जितना खुलेगा उतना ही इधर का एंगल खुलेगा, ठीक है ना। हम अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन है या कोई स्ट्रेट रॉड पड़ी हुई है, हम उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर हैं या मिड पॉइंट के सामने हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी गर्दन मुझे इधर घुमानी पड़ेगी उतनी ही गर्दन मुझे वो वाला कोना देखने के लिए घुमानी पड़ेगी, क्योंकि मैं मिड पॉइंट पर हूँ, ठीक है। तो तभी वो मेरा लाइन ऑफ साइट यानी कि तभी वो एंगल बनेगा, एक तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। और अगर मेरे से ये कह दिया जाए कि भाई एक रॉड रखी हुई है और रॉड के तो एक कोने को बिल्कुल उस कोने के बराबर में खड़ा हो जाए, तो हम कोने पर अगर खड़े हो गए हैं तो हमसे कोई कह दे कि अच्छा इस कोने के साथ तेरा एंगल कितना बन रहा है, भाई मैं उस कोने पर ही खड़ा हूँ, मेरा एंगल उसके साथ बनेगा ही नहीं, 0 डिग्री, तो वो तो 0 डिग्री। अच्छा वहाँ से वो वाला कोना देखना है तो वो कितनी दूर है, इनफाइनाइट, तो हम ये कहेंगे हमारी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल 90 डिग्री पर ही जाएगी, उसको देखती रहेगी दूर दूर तक। तो इस वजह से एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। तो जो केस सेकंड है, सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि वो जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, यानी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना लंबा वायर है ना। तो इस वजह से जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो भी चलती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए केस सेकंड में हम ये कहेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, एक को 0 डिग्री मान लो और एक हो गया 90 डिग्री। नॉट I अपॉन 4 पाई A, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 90 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, ये म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A हो गया, ये सेकंड ही हो गया। उसके बाद देखिए भाई केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है कि अब जो कंडक्टर है, अब कंडक्टर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, उसकी लेंथ फाइनाइट है। कितनी लेंथ है? L है ना। इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ L एंड द पॉइंट P लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, तो अब उसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट है और जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? केस थर्ड, अब मैंने बोला कि ये x है, ये y है, ठीक है। इनकी फिक्स हो गई लेंथ, पता चल गई फाइनाइट लेंथ है, कितनी लेंथ है? L है। और जो पॉइंट P है, पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये ऐसे लाई कर रहा है, यहाँ पर इधर है पॉइंट P, और इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2, और ऐसे ही ये वाली लेंथ भी L/2, और क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एंगल जो है वो एंगल सेम बनने वाला है। जैसे तब भी हमने उसको बाइसेक्टर पॉइंट पर, यानी कि मिड पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर पॉइंट ही होता है, जब हमने उसको उस पॉइंट पर रखा था, लेकिन वायर जो था ना, वायर इनफाइनाइट लंबा था, तो एंगल बनता ही चला गया 90 डिग्री। तो इधर भी 90 और इधर भी 90, केस 1 में 90 90 था। यहाँ पर क्या, दोनों φ1 भी और φ2 भी दोनों ही इक्वल है, तो इसको बोल दिया फाई, तो ये भी हो गया फाई, ठीक है। φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू फाई। अच्छा, अब यहाँ से हमने जो ये वाला डिस्टेंस माना था, ये कितना माना था? A माना था, A, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना मैं एक काम करूँगा, इसमें साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, और साइन फाई की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी वो देखिएगा। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बेस का स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। बता दो भाई, हाइपोटेन्यूज ही तो है ना। तो ये क्या हो गया? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन फाई इज, ये फाई है, इसके सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। L/2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। साइन फाई ही क्यों निकाला? साइन फाई इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली मेरे को साइन फाई की। तो अब क्या करेंगे? B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पर हमारा फाई वन और फाई टू, फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू फाई टू, एंगल दोनों इक्वल है, फाई के इक्वल है, तो साइन फाई प्लस साइन फाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाई ए, साइन फाई प्लस साइन फाई कितना हो गया, 2 साइन फाई, 2 1 2 2 4, म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाई ए, और ये जो साइन फाई है, साइन फाई की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, एल बाई टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। देख लीजिए, इसको क्या कर रहे हैं, इसको बाद में ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? ये जो है यहाँ पर एलसीएम और ले लिया, नॉट आई और टू पाई ए, न्यूमरेटर में हो गया एल बाई टू, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए ये मिटा रहा हूँ, बस अब इसका सिंप्लीफिकेशन करा है हमने। यहाँ पर ये जब एलसीएम लेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, नॉट आई टू बाई ए एल बाई टू और अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 e is equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए एल बाई टू, और ये जो अंडर रूट में 4 है तो ये अंडर रूट के बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में केवल यही तो बचा 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 4 जो है ये अंडर रूट के बाहर आकर 2 हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका तीसरा स्पेशल केस है। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? बता दो भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो वही है जैसे हमने पहले भी करा है, मतलब 10th क्लास में भी हमने करा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम ये मान लेते हैं कि हमने उसको अपने हाथ में इस तरह से पकड़ा है दैट अवर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में स्विल्ड होती है ना, वो डायरेक्शन मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की दे देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है जैसे कि लूप बन रहा हो, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ लूप बन रहा हो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन। अब देखिएगा, as already discussed, for an infinitely long conductor B is equal to mu naught I upon 2 by A। तो अभी हमने ये देखा कि जो इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर था तो उसके लिए B की वैल्यू क्या आई थी, जो केस नंबर 1 था, B is equal to mu naught I upon 2 by A आया था। ठीक है, ये हमारा कब था, जब वो एक पॉइंट की तरफ, मतलब जब वो हमारा जो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं वो एक एंड की तरफ है, तो अगर वो मिड पॉइंट पर है तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये वैल्यू आ गई थी मैग्नेटिक फील्ड की। आगे चलो जरा, ये नोट कर लिया है, बता दो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमने जब ये देखा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब ये कहा जाता है
कि हमारे पास कोई भी वायर है, जैसे कि एक्स वाई एक वायर है। अब ये कहा गया हमसे कि भाई पॉइंट पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो ये कहा कि भाई पॉइंट पी से आप डिस्टेंस बताइए कितना है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा डिस्टेंस इस वाले कोने का बताएं या इस वाले कोने का बताएं। तो हम उसका झगड़ा ही खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो मिड पॉइंट पर है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो दोनों डिस्टेंसेस सेम आएंगे। तो उसका झगड़ा ही खत्म कर दिया। हमने ये कहा कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी मतलब पैरेलली एक एरिया ले लीजिए या एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, वहाँ से आप अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो वो तो हर जगह एक ही आएगा, चाहे आप पॉइंट पी को यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक एंड के नज़दीक आ रहा है और एक एंड से दूर होगा। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा, मतलब मैग्नेट के जितना मैं नज़दीक हूँ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और मैग्नेट से जितना हम दूर हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकली हमने देखा भी है। ठीक है, कोई मैग्नेट से हम खेल रहे हैं, हमारे पास कोई छोटी सी सेफ्टी पिन है या कोई कील है छोटी सी, तो वो एकदम से मैग्नेट के नज़दीक आके चिपक जाती है। थोड़ा दूर ले जाओ तो वो अपना चुप बैठी हुई है, मैग्नेट भी चुप बैठी हुई है, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो दिस रिलेशन कैन बी प्लॉटेड एज, अब ये रिलेशन जो है, ये जो प्लॉट बना रखा है, इसका जो ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ कोई अनोखा ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा है इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है। ये मैं डालूँ उधर से, ये आप देखिएगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यही देखा था। तो यहाँ पर हमने लिखा डिस्टेंस ए और इधर मैग्नेटिक फील्ड बी। डिस्टेंस ए, इधर मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये ऐसे बनेगा। तो जब भी कोई चीज़ किसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ जो है वो डिक्लाइनिंग ग्राफ बनता है। आप कहेंगे डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना? डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन इस वजह से नहीं बना क्योंकि वो सिर्फ ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो म्यू नॉट पर, आई पर और 2 पाई पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, घटेगा ये तो पक्का है, लेकिन स्ट्रेट लाइन आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो वो इस तरीके से जाए ग्रेजुअली, ग्रेजुअल डिक्रीज कहलाता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन कहलाता है। याद करिए मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को लेकर समझाया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ये कहते थे कि कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है तो अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है कि वहाँ पर अगर कोई भी कंडक्टर पहुँच जाए, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंडक्टर्स, अगर हम उस एरिया में पहुँच जाएँ तो हमें भी करंट का प्रेजेंस महसूस होगा। तो वो जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट के आसपास के ऐसे एरिया में पहुँच जाएँ तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों कुछ एक जैसे ही बिहेव करते हैं। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, जैसे ये क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो ए क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करिए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये था। तो ये भी क्या है, ये भी आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है ना। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ऐसा ही डिक्लाइनिंग स्लोप के साथ ही ग्राफ बन रहा था। यहाँ पर भी वो क्लियर है, तो स्ट्रेटली हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कैसे हो जाएगा स्ट्रेट, मतलब वो और ज़्यादा स्टीप, और ज़्यादा वो जो है उसका जो ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो ये इसकी स्टीपनेस है, जो गहरापन है, ये गहरापन उसका और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आर जो है वो धीरे धीरे जरा से चेंज पर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। स्क्वायर है ना, तो अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 होगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो डिस्टेंस जरा सा भी अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम होगा, डिस्टेंस जरा सा भी कम होगा तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स are determined by right hand thumb rule. So the magnetic lines of force are concentric circles with the wire at the center and in a plane perpendicular to the wire. ठीक है, तो ये आप सब लोग देख ही चुके हैं कि अगर आपने कोई ऐसे छोटा सा कोई
कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में हमने एक पिन के बराबर होल कर दिया और उसमें से वायर को निकाल दिया। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि करंट इस तरफ जा रहा है, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा हाथ इस तरफ है, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में स्विंग कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो घूम रही है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, ये थोड़ी सी वीक हो गई, ये थोड़ी सी वीक, मतलब जितना वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कमजोर होता जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब है इसमें नॉर्थ और साउथ कैसे? दोबारा बोलो। नॉर्थ और साउथ कैसे? नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ ऐसे डिटरमिन करा जाता है, मैं बताऊंगा वैसे। एक ना क्लॉक फेज रूल होता है, क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल ये कहता है कि आप देखो कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हो। तो हम ये कहेंगे कि हम जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, मान लीजिए एक सोलेनॉइड ही है, उसको हम ऐसे देख रहे हैं और करंट ऐसे आ रहा है। करंट ऐसे कैसे आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। काम करो, कर दो बात, क्या पता ज़रूरी कौन हो, घर से आ रहा हो। फिर भी देख लो, मैं इतना खतरनाक टीचर नहीं हूँ कि मतलब डांट दूंगा कि फोन क्यों उठा दिया। चलिए जी, आइए तो ऐसे 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 लूप बन रहा है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्लॉक फेज रूल ये कहता है कि अगर लूप इस तरीके से बन रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कह देते हैं कि ये क्लॉकवाइज जो है ना, ये कुछ ऐसे है, मतलब ये साउथ फेस की तरह बिहेव करेगा, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, उसको ऐसे बोल देते हैं, ये ऐसे है, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। याद रखने का दूसरा भी एक तरीका है, ये कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से पहले एंटी, एन निकल रहा है हमारे मुंह से पहले, एन निकल रहा है, तो आप समझ जाइए कि एंटी का मतलब नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ फेस, ठीक है। और जो उसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? वो साउथ फेस हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो मैं टाइम आने पर बताऊँगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। पेज नंबर 9 पर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। सर्कुलर करंट लूप का मतलब क्या है कि आपने एक वायर लिया और उस वायर को, उस वायर में स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा था, आपने उस वायर को घुमाकर सर्कल की शेप दे दिया, ठीक है ना। तो वही आपका सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बन जाता है। तो देखिएगा, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस स्मॉल r कैरिंग करंट कैपिटल I. We wish to calculate its magnetic field at the center O. Consider a current element dl of the loop. According to Biot-Savart law, the magnetic field at the center O due to this element is, अब देखिएगा जरा, मैं इधर करवा रहा हूँ ये, magnetic field at the center of a current carrying loop, magnetic field at the center of a current carrying loop. तो चलिए जी, एक लूप बना लिया हमने हाँ जी, करंट ऐसे आ रहा था, ऐसे गया, ऐसे घूमा, ऐसे आया, तो फाइनली यहीं पर आ गया, है ना। करंट अपना पाथ पूरा लूप अपना कंप्लीट करता है, उसने लूप इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने ये कहा कि हम इस पॉइंट पर, सेंटर, इस लूप के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सेंटर को हमने क्या बोल दिया? O बोल दिया। और यहाँ पर इस जगह पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, लेंथ का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसको बोल दिया DL। अब DL से, अब याद करिएगा क्या करा था, ये बता रहा हूँ बीच में से।
और जो चीज़ हमने मैग्नेटिक फील्ड वाली अभी वायर के लिए करी ना, उसी से रिलेट करके देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि है ये भी वायर, बस उसको घुमा दिया थोड़ा सा। तो हमने ये वायर देखा था, यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा ले लिया था डीएल, फिर मैंने कहा कि मैं तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, इस डीएल से पॉइंट पी को कनेक्ट कर दिया था, ये वाला एंगल थीटा था, समझ गए, ये वाला एंगल थीटा था। तो करंट ऐसे जा रहा है और मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले उसको ज्वाइन करूँगा जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। मैं अब कहाँ निकालना चाहता हूँ, इस सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। पहले मैं कहाँ निकालना चाहता था, यहाँ पर, तो हमने इसको डीएल से ज्वाइन कर दिया था, जहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ दैट फील्ड इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट, और जिस पॉइंट से निकालना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड सोर्स पॉइंट, सोर्स पॉइंट फील्ड पॉइंट, ये होता है। तो हमने क्या करा कि अब मेरा फील्ड पॉइंट ये है और सोर्स पॉइंट ये है, तो हमने दोनों को ज्वाइन करा, जैसे यहाँ पर ज्वाइन करा था, इसको क्या बोल दिया था, आर वेक्टर, उसको भी आर वेक्टर बोलेंगे, आर वेक्टर बोलेंगे। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ किसी भी सर्कल पर, अगर मैं छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ और वहाँ पर मैं ये आर वेक्टर यहाँ पर रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो रेडियस है ये उस छोटे से लेंथ पर 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाएगा। भाई हमने ये कह दिया कि एक सर्कल है, यहाँ पर उसका सेंटर है, यहाँ मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, क्योंकि जो छोटा सा टुकड़ा है ना, तो छोटा सा कर्व जो है, ये कर्व जैसा नहीं दिखाई देगा, जरा ये जो है स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर मैं बनाऊँ, तो हमें मालूम है टेंजेंट पर और उस पर बीच में ग्राफ जो एंगल है, रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो 90 डिग्री बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, अरे बोलो समझ गया इतना? यस सर। अच्छा जी, अब उसके अलावा थीटा आ गया हमारे पास, ये आ गया, आर वेक्टर हो गया, बस इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, अब मैं डी भी निकाल, हम टेंजेंट लेंगे, दोबारा बोलो, डीएल हम टेंजेंट लेंगे, डीएल एक्चुअली बन ही जाएगा, टेंजेंट भी बन जाएगा, क्योंकि डीएल क्या है, डीएल इतना छोटा सा लेंथ है, तो जब हम किसी भी बड़े से कर्व में एक छोटा सा लेंथ लेते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर से 4, 5, 10 किलोमीटर तक भी अगर चला जाऊँ तो मुझे कर्व का एहसास नहीं होगा कि अर्थ पर जिस पर मैं घूम रहा हूँ वो कर्व्ड अर्थ है। हाँ, लेकिन अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में जब हम दूर तक देखते हैं तो दूर इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है कि आगे जाकर कुछ कर्व सा बन रहा है और ख़त्म हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल आगे, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से ऐसे ही जब हम समंदर को देखते हैं तो वहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी है, तो ऐसा लगता है जैसे समंदर आगे जाकर ना वो आसमान से मिल रहा है, उस पॉइंट को होराइजन बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमको कर्व नज़र आता है। लेकिन जब छोटे से डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे अपने घर से स्कूल चले गए, तो वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में भी सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट ही दिखाई देता है, ठीक है। एक ग्राउंड में खेल रहे हैं तो वो भी सब स्ट्रेट स्ट्रेट ही दिखाई देता है। चलिए जी, तो मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा सर्कल है, उसमें मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री अंदर बन जाए, ठीक है। तो एज पर बायट-सावर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। तो रियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। और रीजन में लिख भी दिया, सिंस डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज अलोंग टेंजेंट, सो डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन आर वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन 90 डिग्री तो हो गया 1, डीबी इज इक्वल टू डीएल, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, ये तो डीबी है, ये तो इस पॉइंट पर ये नन्ना सा जरा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला है, इसकी वजह से, इतने से एलिमेंट की वजह से मुझे तो निकालना है पूरे इसकी वजह से। तो क्या करेंगे, जब छोटी सी वैल्यू दे रखी होती है और पूरी कंप्लीट वैल्यू निकालनी होती है तो इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिएगा, एज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज बी, और बी कैसे निकलेगा, डी बी को इंटीग्रेट करके, जैसे dx का इंटीग्रल x होता है ऐसे db का इंटीग्रल v हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ db, इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, हमें तो यही नहीं पता कि वेरिएबल कौन सा है, वही वेरिएबल की टेंशन ही मतलब जिसके साथ d चिपका हुआ हो वही वेरिएबल है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, हटा दो उसको। म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर सब बाहर निकाल लो, dl बचेगा बस। ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और ये 1 अपॉन r स्क्वायर सब बाहर आ गया इंटीग्रेट, और ये हो गया dl। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन r स्क्वायर, ये तो l रह गया बस l। अच्छा l क्या है, ये जो हमने थोड़ी सी लेंथ ली है ये क्या है, ये पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की लेंथ, सर्कुलर लूप की लेंथ क्या होती है उसका 2 पाई r, उसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर 2 पाई r, पाई से आई गया, एक r से आ गया 2 ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या है, पेज नंबर 10 पर आइए। इफ इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लूप, if instead of a single loop there is a coil of interns all wound over one another, then अभी इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब भाई एक लूप जो है, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, दो लूप का कितना होगा इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 10 का कितना होगा इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, n का कितना होगा इसमें n मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड to a loop carrying current ब्रैकेट में लिखिएगा consisting of n turns, इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट n i अपॉन 2r, म्यू नॉट n i अपॉन 2r। अगला टॉपिक देखते हैं। पानी पड़ रहा है। अगला टॉपिक देखिए, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular current loop, along the axis of a circular current carrying loop, ठीक है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ना मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो समझनी है, वो समझ लीजिएगा फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें है कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस a and carrying current I as shown. Let the plane of the loop be perpendicular to the plane of the paper. We wish to find field B vector at an axial point P at a distance r from the center C. तो अब आप ये देखिएगा कि अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular current loop। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल मेरे को ऐसे सामने सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इस सर्कल को ऐसे ना रखकर मैं ऐसे कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ तो वो कहलाएगा, वो सर्कल क्या हो जाएगा, अभी तो ये प्लेन पर बना हुआ है, इस प्लेन पेपर पर बना हुआ है या प्लेन बोर्ड पर बना हुआ है।
अगर मैं इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे कर दूँ तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो सर्कल है वो इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर हो गया, वो इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर हो गया, समझ गए ना। ये हमने सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल को ऐसे बना दिया, ठीक है, दिखाने के लिए, हमने समझने के लिए ऐसे बनाया। तो आप ये तो समझ गए ना कि ये सर्कल है, ठीक है। तो ये हमने पूरा बड़ा सर्कल ऐसे ना बनाकर उसको टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है इसमें इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर को हमने बोला सी, और करंट इसमें ऐसे आ रहा है, ये आई इधर ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इधर वाला पोर्शन क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं, हमें तो आगे वाला बस ये कर्व ही दिखेगा, तो उसको ना इसलिए डॉटेड लाइन से बना दिया, डॉटेड लाइन से बना दिया इधर वाला। तो आप ये देखिएगा कि ये जो इतना है पोर्शन, इतना वाला, इतने से पोर्शन पर मैंने जरा सी जो लेंथ है उसको डीएल ले लिया, वही जैसे छोटा सा एलिमेंट डीएल लेते थे, डीएल ले लिया। मैं करना क्या चाहता हूँ दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर एक वायर था, उसको ऐसे घुमाकर सर्कल की शेप देनी थी, उसके उस वायर में करंट फ्लो कर रहा था, तो वो जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके लूप के सेंटर पर कितना होगा ये कैलकुलेट करा हमने। अब क्या करेंगे, अब ये सर्कुलर करंट कैरी लूप ऐसे रख दिया हमने, तो इसकी एक्सिस पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पर नहीं निकाल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वहाँ निकाल रहा है। सेंटर पर तो पता चल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा, तो इसके सेंटर पर भी उतना ही होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इस बार ये जो लूप है, इस बार ये जो लूप है, लूप का मैंने पहले रेडियस r लिया था, इस बार मैं लूप का रेडियस a ले रहा हूँ। बताओ कोई चीज़ बतानी? नहीं सर, वो जैसे आपका माइक का हुआ है ना, वो भी ऐसे ही बनता है, वो मैं क्या अच्छा, अगर अच्छा। ऐसे करोगे तो बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा अच्छा, इस बार रेडियस इसका a ले लिया, a क्यों लिया है वो हम समझ गए, क्योंकि हम किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम r लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, सेंटर से यहाँ पर, हाँ जी बोलिए, इसमें वायर मतलब स्ट्रेट लाइन करती है, समझा नहीं दोबारा? लाइक आपने इसको 90 डिग्री टर्न कर दिया, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन दिखी, सामने से हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक स्ट्रेट वायर की तरह नजर आ रहा है लेकिन उस स्ट्रेट, पहली चीज़ तो ये कि दिख तो स्ट्रेट वायर जैसा है लेकिन ऐसे आ रहा है उभरता हुआ, ठीक है। अच्छा, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना, उसके सेंटर की वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कि वहाँ से कितनी दूर है, है ना। अच्छा, अभी तो मैं सेंटर से ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे को करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से, करंट की वजह से होगा। तो छोटा सा टुकड़ा डीएल ले लिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, जैसे यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा डीएल ले लिया, तो पूरे लूप की वजह से सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पर भी इस पूरे लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है वो देखना चाह रहे हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो अब मैंने डीएल ले लिया, ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया r, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया p बोल दिया। ये 90 डिग्री होगा ही, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इसको हमने ले लिया s वेक्टर, इस यहाँ से और यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर डीएल लिया है ना, छोटा सा एलिमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये हो गई डीबी वेक्टर, ऐसे लिया था हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कि भाई जिस पॉइंट से भी जहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो हो गई, ठीक। उसके बाद मैं कहूँगा ऐसा ही एक एलिमेंट यहाँ भी तो होगा, जैसा डीएल है यहाँ पर, ऐसा ही एक एलिमेंट नीचे भी होगा, उसकी वजह से अगर निकालेंगे। अच्छा, ये वाला एंगल हमने फाई मान लिया, जब इसकी वजह से निकालेंगे तो यहाँ पर भी एंगल फाई ही बनेगा, सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है।
अगर मैंने एक टुकड़ा ऐसे माना है तो एक टुकड़ा यहाँ पर भी ऐसे ही मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं आप कहोगे यहाँ पर डीएल माना, इधर तो नहीं माना डीएल, ठीक है। यहाँ क्यों नई पट्टी क्यों बढ़ा रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्यों। ये फाई है, इधर ये डीबी वेक्टर हो गया, इधर ये डीबी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल फाई बन रहा है, तो यहाँ भी फाई बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल फाई, तो यहाँ पर भी एंगल फाई बनेगा, ठीक है। तो डीबी वेक्टर जो है वो ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके आप कंपोनेंट्स ब्रेक कर लीजिए। तो डीबी कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस लाइन के अलावा, डीबी कॉस फाई, सॉरी, और ऐसे इसका भी वही हो जाएगा डीबी कॉस फाई, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, और जब ये डीबी वेक्टर है तो इसके लाइन के अलोंग हॉरिजॉन्टल जिसके साथ एंगल बनता है उस लाइन के अलोंग एंगल बनता है कॉस वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर क्या बनता है साइन वाला, डीबी साइन फाई, ये भी डीबी साइन फाई। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के जो साइन वाले कंपोनेंट हैं ये दोनों एक दूसरे को, जब हम सबका टोटल करेंगे, जब हम सबका टोटल करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डीबी साइन फाई ऊपर की तरफ है, डीबी साइन फाई नीचे की तरफ है, तो हमें सब सारे के सारे कंपोनेंट्स जो ऐड करने पड़ते हैं। तो जब मैं ऐड करूँगा, अगर ये वाला ऊपर की तरफ है तो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ है दिस इज टेकन एज नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। डीबी कॉस फाई दोनों के दोनों एक तरफ है, तो डीबी कॉस फाई प्लस डीबी कॉस फाई 2 डीबी कॉस फाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब अगली कहानी समझो। सभी एंगल फाई कैसे, हाँ, सभी एंगल इक्वल कैसे? अरे ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो फाई तो हमने माना है, ठीक है। अच्छा, और ये वाली स्ट्रेट लाइन इसी को आगे एक्सटेंड करा है और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, ये फाई था तो ये भी फाई, और सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर ये मैंने डीएल लिया तो इसके जस्ट अपोजिट वाला अगर मैंने एलिमेंट डीएल ले लिया तो ये फाई बना रहा है तो ये भी फाई बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। उसके बाद डीबी वेक्टर, एक मिनट, मैंने कुछ गलत बता दिया आपको। ये फाइल जो है सुनो भैया एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो चेंज क्या है वो सुनिए। ये पॉइंट पी है तो यहाँ पर एंगल ये फाई बन रहा है, पॉइंट पी है, यहाँ पर ये इधर भी एंगल फाई बन रहा है, इधर भी एंगल फाई बन रहा है। अब एक चीज़ होती है कि जब भी कभी किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, तो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। ये तो -180 वाला होगा। छोड़ो, मैं एक एग्जांपल बताऊँ कि जब हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, उन दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, थीटा है, तो इस पर आपने एक परपेंडिकुलर बना दिया इस वाली लाइन पर, और जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना दो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाली लाइंस जहाँ पर भी, ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पर भी मिलेंगे, ना निकालो ठीक से, ये थीटा है, इस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, ऐसे ही इस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर मिलेंगे
इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल भी थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। सर ये 180 माइनस थीटा नहीं बनना चाहिए। अरे नहीं, जब भी कभी ये एंगल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये थीटा है, 180 माइनस थीटा नहीं होगा। हम ये कहेंगे अगर पैरेलल लाइन भी देखनी है आपको, ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन से इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? सर 0 होना चाहिए। 0 डिग्री है ना। दोनों पैरेलल लाइन से इनके बीच में कोई एंगल नहीं, तो इस पर एक परपेंडिकुलर बना दो और इस पर एक परपेंडिकुलर बना दो। ये पैरेलल तो ये जो दोनों लाइन्स हैं, इन दोनों के बीच में भी कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, मतलब दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा। वो फंडा मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना दो ऐसे, ये बना दिया। और इसी तरीके से जो ये वाली लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर बना दो। जो ये वाली लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया हमने ऐसे, ऐसे बना दिया। अभी सही है सर, अब करें। हाँ, तो इनके बीच में एंगल फाई बन गया, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आ रही थी हमारी डीवी वेक्टर की डायरेक्शन। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर बनाया हमने ऐसे, और जो ये ट्रीटेड वाली लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, ये डीवी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा गलत लिख दिया, मतलब फाई ही बनेगा, सेम एंगल। और उस हिसाब से मैंने वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था वो गलत हो गया था। तो हमने क्या करा, ये फाई है तो ये डीवी वेक्टर है, तो इसके इधर वाला जो है ये बन जाएगा डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई। और फिर इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो इधर आएगा, डीवी साइन फाई। इसी तरीके से यहाँ वाला बन जाएगा डीवी कॉस फाई, ठीक है। और ये वाला अगेन डीवी साइन फाई। तो साइन वाला कंपोनेंट इधर आने वाला है ना। और ये कॉस वाले कंपोनेंट्स जो है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो यही है जो डायग्राम में भी बना रखा था, वो भी यही है। चलिए जी, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझाना है। चलिए इतना ही कर लीजिए, अगली क्लास में बताता हूँ, है ना। यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक छोड़िए। इसके बाद फिर ये भी बताना है कि इधर जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री किस तरीके से बनेगा, अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। चलिए कल ले सकता हूँ मैं शाम को क्लास, तो मैं आपको मैसेज डाल दूँगा, वही 9 सवा 9 बजे के करीब क्लास ले सकती हूँ। तो उसका मैसेज मैं आपको शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक डाल दूँगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।